चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कुछ ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट पैसेंस रख के सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पूरे में, और इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी, मनोहर मालवणकर, मार्टिन लूथर किंग, शिगानोया। तो सबको पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन? किसे पूरे नेशन में राष्ट्र के पिता और बापू के नाम से जानते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त है उसे? पॉपुलरली मतलब प्रसिद्धि प्राप्त है उन्हें। तो ऑब्वियस है इसका आंसर सभी जानते हैं हम लोग, एज ए इंडियन सबको पता भी होना चाहिए। क्या महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, एंटोन चेकोव, डोरोथी एल सेयर्स? कौन है? महात्मा गांधी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1863, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1927। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869, आंसर नंबर सी। फिर आगे, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन? गांधी जी जो है वो किस कट्टर के हाथों, मतलब यहाँ पे बोला गया कि गांधी जी जो है कब एक कट्टर के हाथों मारे गए थे। कट्टर मतलब नाथूराम गोडसे को यहाँ पे दिखाया गया है। कट्टर फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, है ना, फैनेटिक का मतलब कट्टर होता है, तो ये बात माइंड में रखना है। तो 2 अक्टूबर 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1947 और 15 अगस्त 1950। तो पता है हम लोगों को 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 3 बार गोली मारी थी, और तीनों बार में गांधी जी हे राम हे राम हे राम करते हुए स्वर्गवास हो गए। अब महात्मा गांधी वॉज मोर अ डैश देन अ पॉलिटिशियन? महात्मा गांधी जो है एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे? वो पॉलिटिशियन नहीं, राजनीतिज्ञ तो थे ही, बट राजनीतिज्ञ से भी ज़्यादा उनका क्या चीज़ था, क्या चीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं उसको, है ना? ग्रुप लीडर थे, या फिर स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक गुरु थे, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ थे, या फिर नन ऑफ दिस, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल लीडर थे वो, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन में, गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन? गांधी जी जो है मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे? गांधी जी मुख्य हथियार के रूप में तलवार का इस्तेमाल करते थे, या परमाणु हथियार था उनके पास, या बंदूक था, या फिर उसके पास सत्य और अहिंसा था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस? तो हम सभी जानते हैं, एज ए इंडियन सबको पता है कि गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी जो है ट्रुथ और नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा ही प्रेफर करते थे, और सत्य और अहिंसा के ही बलबूते पे सोचते थे कि नहीं, देश का इसी से देश जो होगा हमारा आज़ाद हो पाएगा। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज द चीफ वेपन अगेंस्ट द? महात्मा गांधी जो है ये चीफ वेपन मतलब हो गया क्या कि जो मुख्य हथियार है किसके अगेंस्ट यूज किए थे? तो स्कूल रूल के अगेंस्ट, होम रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, या सोशल रूल? स्कूल रूल मतलब स्कूल में जो शासन चल रहा था उसके अगेंस्ट, या फिर घर में जो शासन चल रहा था उसके अगेंस्ट, ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट यानी अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर सामाजिक, सोशल मतलब सामाजिक शासन के खिलाफ? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही इन्होंने यूज किया था। चलिए, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? इंडिया जो है इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया को स्वतंत्रता कब मिली? अच्छा, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो इंडिया को जो स्वतंत्रता मिली थी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, और इसी टाइम में इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था, और हम लोग को स्वतंत्रता मिला। स्वतंत्रता से बहुत सारे लोग खुश भी थे, और बहुत आधा से ज़्यादा लोग दुखी थे, क्या कि इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और पार्टीशन में बहुत सारे ही नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा हुए थे, है ना, वायलेंस बहुत ज़्यादा हुए थे, और वायलेंस बहुत ज़्यादा होने से देश जो है पूरी तरह से खतरे में जा चुका था। तो अब जितने भी अदर कंट्रीज़ के लोग सब थे वो बोलते थे कि फिर से दोबारा जो है इंडिया सर्वाइव कभी कर ही नहीं पाएगा। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद फिर हमारे देश की जो स्थिति है थोड़ी सुधरने लगी, और 1962-63 तक जाते जाते हमारा देश काफ़ी ही अच्छी स्थिति में आ चुका था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये याद कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में आता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक बुक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है ना। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया, तो बोलेंगे किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, ऑब्वियसली का ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है किस बुक से लिया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का ही एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक एशे है। ठीक, चलिए, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम, गांधी जी कब से कब तक इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट किए। तो सबको पता है कि 1915 के आसपास गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, इंडिया आए हुए थे। और इंडिया में फिर वो 1915 से लेके 1948 तक बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिसमें कि सत्याग्रह आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, ये सभी आंदोलन चलाए थे वो। तो कब होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हु हैज़ द ऑथर ऑफ द यंग इंडिया, यंग इंडिया के ऑथर कौन थे, यंग इंडिया बोला जाए, ये फिर और एक पत्रिका निकाली थी जिसको हम लोग हरिजन के नाम से जानते हैं, हरिजन नामक पत्रिका या यंग इंडिया नामक पत्रिका जो है ये कौन निकाला था, तो महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी जो है अलग अलग आर्टिकल लिखते थे, अलग अलग पद लिखते थे, या फिर लोगों को अवेयर करने के लिए, क्या कि सभी लोग जागो नेशन के प्रति, अंग्रेज सब जो है हमारे नेशन में क्या करे नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो पत्र मतलब आर्टिकल्स लिखते थे। तो वो आर्टिकल्स किसके लिए लिखते थे, ठीक है, तो कौन से आर्टिकल्स को, मतलब डिफरेंट आर्टिकल जो है किस में लिखते थे, वो यंग इंडिया में लिखते थे। ठीक है, याद रखिएगा, यार उस टाइम में तो ये सब चीज़ होता नहीं था। ठीक है, चलिए, यंग इंडिया में उनकी अपनी पत्रिका थी वो। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का फुल नाम होगा, फुल नेम क्या है, तो ये सब चीज़ में उतना ज़्यादा टाइम लैप्स नहीं कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी उसका नाम था। गांधी की उपाधि किसने दी थी, लास्ट में बताओगे आप, है ना। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, गांधी तो उनका टाइटल था। ठीक है, गांधी उनका टाइटल था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी, लास्ट में कमेंट में बताओगे। इन हिज एसे महात्मा गांधी डील्स इन, इस ऐसे में महात्मा गांधी क्या डील करते हैं, कस्टम और ट्रेडिशन को, पॉवर्टी मतलब गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को, कस्टम मतलब एक प्रकार का रीति रिवाज हो जाता है, ट्रेडिशन भी वही सेम सेंस में यूज़ किया जाता है, सिविलाइजेशन और कल्चर को, और फिर नन ऑफ दिस, सिविलाइजेशन सभ्यता और संस्कृति को। तो जो हमारे भारत की जो पुरानी सभ्यता है और संस्कृति है वो किस प्रकार अक्षुण्ण है, किस प्रकार वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से डील किए हुए हैं और लोगों को समझाएं क्या कि अगर आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन अडॉप्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि अडॉप्ट करना है, आप भारतीय संस्कृति में रहकर इंडियन सिविलाइजेशन को अपने अंदर रखकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बस देखिए, है ना, उसको फॉलो मत कीजिए, अंधाधुन फॉलो मत कीजिए, जो उनसे अच्छी बातें हैं उनको लीजिए, बट अंधाधुन बिना देखे फॉलो करना तो ये फिर बेवकूफ़ी है वहाँ। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज है, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है ये क्या है, तो एक ऐसे है या फिर इसी को बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया इसको, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम की एक किताब है, उससे इसको एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मतलब होता है उठाता है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है किसको उठाता है, किस बात को उठाता है, ह्यूमन बींग को, मॉरल बींग को, इमोरल बींग को, नन ऑफ दिस। ह्यूमन बींग मतलब मानव को, मॉरल बींग मतलब नैतिक कर्तव्य को, इमोरबली मतलब अनैतिक। तो ये हमारे जब भी हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडियन सिविलाइजेशन में नैतिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा आते हैं, तो नैतिक कर्तव्य के बारे में ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। फिर आगे है विच सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कौन सी सिविलाइजेशन है जो कि पूरे विश्व में कभी भी हराई नहीं जा सकती है, पराजित नहीं की जा सकती है, तो वो है एकमात्र कौन सी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन है, जो कि कभी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पराजित नहीं की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय, मतलब अब देखिए सीड्स मतलब होता है बीज, है ना, तो जो हमारे कौन है, मतलब हमारे कौन है जो कि वो जो बीज बो कर गए हैं, वो जो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, वो आज तक हम उन लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो ऑब्वियस है कि कौन होंगे, टीचर्स, लीडर्स, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इंसेक्टर्स। तो हम लोग को पता है क्या कि हमारे पूर्वज जो हमारे लिए जो भी कुछ करके गए हैं उनकी बराबरी हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से जो पूर्वज हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं उनको और हम लोग उनका दोहन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, मतलब कोई भी चीज़ है ना, हमारे पूर्वज जो बो के गए हैं, हमारे पूर्वज
जो बीज बो के गए हैं उनकी बराबरी कोई नहीं किया जा सकता है। सोन मतलब क्या होता है, बोना, है ना। जो बीज बो के उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो मतलब सीड्स जो है किसके द्वारा बोया गया है, तो हमारे पूर्वज के द्वारा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर है 19 नंबर, द माइट ऑफ, माइट मतलब होता है शक्ति, है ना। तो किसकी शक्ति टूट गई थी, है ना, किसकी शक्ति टूट गई थी, तो ये क्वेश्चन है। इटली, पाराओस, जापान या फिर नन ऑफ दिस। तो किसकी शक्ति टूट गई थी, अब दिमाग लगाइए। तो ये सब क्वेश्चन आपको रट्टा मारना है, क्योंकि ये बीच में क्या बोलते हैं, स्टेंजा के बीच में ही लाइन लाइन में है ना। तो पाराओस का जो है शक्ति ये क्या गया था, टूट गया था। तो गांधी जी ऐसा वर्ड सब यूज किए हैं। पाराओस वे रूलर ऑफ, ये सब याद रखिएगा, ये सब बच्चे अक्सर बोलते हैं, ठीक है। पाराओस जो था वो किसके, मतलब वो कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे वो, ठीक है। इजिप्ट के थे, रशिया के थे, इंडिया के थे, ग्रीस के थे। तो वो पाराओस कहाँ के शासक थे, इजिप्ट के शासक थे, ठीक है। फिर आगे है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। तो यूरोप के जो लोग हैं वो अपना जो सीख है, वो अपना जो लेशन है, वो कहाँ से, किसके लेख से सीखते थे, किसके राइटिंग से सीखते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो ये किससे सीखते थे, ग्रीस और रोम से, है ना। हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, ग्रीस और रोम के, क्योंकि हम लोग को पता है क्या कि पुराने सिविलाइजेशन में बात करते हैं तो रोम की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन ऑफ रोम जो है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। बट धीरे धीरे उनका पतन होना स्टार्ट हो गया, तो वो अलग हिस्ट्री में, अलग ही चैप्टर के अंदर है, तो उसको आप लोग पढ़े होंगे या फिर पढ़िएगा आगे चल के। तो याद रखिएगा इतना कि जो यूरोप लोग थे, यूरोपियन जितने भी लोग सब थे, पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग सब थे, वह किससे सीखते थे सारी चीज़ें, ग्रीस और रोम से सीखते थे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय। तो यूरोप के जो पीपल थे वो कहाँ से इंस्पायर होते थे, है ना, मतलब किससे इंस्पायर हुए बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, हाँ, यूरोप के जो इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित, है ना, प्रेरणा, या खुद को प्रेरित महसूस किए कि नहीं, अगर वो कर रहा है तो हम भी सीखेंगे। तो ये कहाँ से, तो ऑब्वियस है कि ग्रीस और रोमन से ही राइटर से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, और फिर वो अपने अंदर में भी चेंज करना स्टार्ट कर दिए, है ना, वो राइटिंग करना स्टार्ट कर दिए, बहुत सारी बातों को लिखना स्टार्ट कर दिए, अपने कल्चर सिविलाइजेशन को भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। हु डज नॉट एग्जिस्ट लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कौन जो है पहले उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी, लेकिन अभी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, लंबे समय तक उनका अस्तित्व नहीं रह पाया, है ना, नॉट एग्जिस्ट, लंबे समय तक उनका अस्तित्व, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, वो अभी तक नहीं रह पाई, कुछ टाइम बाद उसका खत्म हो गया। तो रोम पहले तो बहुत बेस्ट था, अभी हम लोग डिस्कस किए, पहले बहुत बेस्ट था, लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, तो वो रोम है। लेकिन अभी हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग को पता चलता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन के अंदर में रोम का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, है ना। यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है। रोम पीपल लर्न देयर रिलेशन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द ग्रीस और रोम। ऑब्वियस जस्ट देखें अभी हम लोग क्या कि यूरोपियन पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रीस और रोम के राइटिंग से सीखते हैं, है ना। तो इंडिया के पीपल थे, यूरोप के पीपल थे, चाइना के थे या फिर नेपाल के थे, तो यूरोप के पीपल थे। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया है, हु इमेजिन्स टू अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक ऑन रोम। कौन सोचते थे क्या कि नहीं, जो रोम और ग्रीक जो है मिस्टेक किया वो हम मिस्टेक ना करें, तो कॉपी जो करते थे वही सोचते होंगे। तो यूरोपियन ऐसा सोचते थे क्या कि नहीं, हम वैसा मिस्टेक ना करें। इंडियाज ग्लोरी इज डेट इट, मतलब इंडिया की जो प्रतिष्ठा है वह किस में है, ठीक है, कि ये मूवेबल, ये मूव नहीं करता है ना। इमूवेबल, ये इमूवेबल अब स्थिर है, कहीं रुका हुआ, एक पहले पुराने ज़माने में जो तकनीक था वही तकनीक अभी भी यूज़ हो रहा है। बोथ एंड बी, डी कोई नहीं। तो क्या होगा कि इंडिया की जो ग्लोरी है, इंडिया की जो प्रतिष्ठा है वह क्या है, इंडिया की प्रतिष्ठा का बात किया गया है, जो पुराने ज़माने में थी वो अभी भी प्रेजेंट में है, वो इधर से उधर नहीं हुई है, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं कि इंडिया की प्रतिष्ठा पुराने ज़माने से, राजा महाराजा के टाइम से अभी तक इंडिया को पूरा विश्व जो है विश्व गुरु के नाम से देखता है, तो वो इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब उसका बदल नहीं सकता है वो चीज़, है ना, पहले जो थी अभी भी वही रहेगी और आगे भी शायद रहेगी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। इंडियंस पीपल आर सो, इंडियन पीपल्स है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया ना, तो इसको मतलब किस सेंस में लिखा गया हम वो बता रहे हैं। ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव से नहीं आएगा, ऐसा इस टाइप से नहीं पूछेगा, इसको पूछने का अलग तरीका होगा कि इंडियन पीपल्स, यहाँ पे यूरोपियन सब सोचते थे इंडियन पीपल जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं। अनसिविलाइज्ड मतलब बड़ा असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट, घमंडी होते हैं, स्टूडेंट मूर्ख टाइप के इंसान होते हैं वो। तो ये मतलब कोई पर्टिकुलर पार्ट से नहीं, हम रिलेशन से दिया गया ये चैप्टर, ये
क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को, तो दैट्स वाई इसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन, मतलब हम लोग जो भी चीज टेस्ट किए हैं, जो भी चीज सच्चाई पाए हैं, वह किसके आधार पर पाए हैं, तो मेरिट ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पे, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पे, एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पे, नन ऑफ दिस। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम लोग जो भी परीक्षण किए हैं, जो भी सच्चाई पाए हैं, वो अपने अनुभव की कसौटी पर रखकर, परख कर हम लोग उस सच को प्राप्त किए हैं और परीक्षण किए हैं। तो अनुभव की कसौटी इसका सही आंसर होगा। एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, गांधी जी इसी वर्ड को यूज किए हैं, है ना, बुक के अंदर में। चलिए अब आगे है 29 में, इंडियन ब्यूटी इज द डैश ऑफ आवर होप, मतलब क्या हुआ कि भारत की जो सुंदरता है, भारतीय सौंदर्य है, ये हमारे एंकर है। एंकर मतलब आधार, है ना, हमारे आशाओं की, आवर मतलब आवर होप मतलब हमारे आशाओं का आधार है। तो किस प्रकार का आधार है ये, तो सीट एंकर है ना, बुक के अंदर में आपको मिलेगा सीट एंकर है, आशाओं का एक बहुत ही बड़ा आधार है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ये सब याद रखना है अच्छे से, बार बार रिवाइज करने का चीज़ है ये सब चीज़, जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। आप ध्यान से पढ़ भी लोगे तो ऑब्जेक्टिव वहाँ लग जाएगा, एक भी छोड़ना नहीं ऑब्जेक्टिव बस। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट, मतलब इंडिया के अगेंस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया के अगेंस्ट जो है क्या चार्ज लगाया जाता है, क्या आरोप लगाया जाता है इंडिया के अगेंस्ट, है ना, इंडिया के लोगों के अगेंस्ट क्या आरोप लगाया जाता है। हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा असभ्य हैं, घमंडी हैं, स्टोलिड हैं। ये सिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, या फिर यहाँ के पीपल जो इंटेलिजेंट है, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है। यहाँ के पीपल बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इग्नोरेंट और स्टोलिड है। तो हम लोग बात किए थे कि यहाँ के पीपल, ये आरोप लगाया जाता है, हम लोग है नहीं, आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के पीपल अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट घमंडी हैं और स्टोलिड बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं, एक मतलब एक बात पे अड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ये किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है, यूरोपियंस के द्वारा आरोप लगाया जाता है। वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, देखो हमारे में, हम लोग में क्या साहस नहीं है, क्या चीज को परिवर्तन करने की साहस नहीं है। तो वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड टू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी यही आंसर हो जाएगा इसका कि जो हम लोग अनुभव की कसौटी पर रखकर परीक्षण किए हैं और सच्चाई प्राप्त किए हैं, उनको बदलने की साहस हमारे अंदर, हमारे इंडियंस के अंदर में नहीं है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम जो लोग जो गलत पाए हैं, टेस्ट किए हैं, तो ये तो होगा नहीं, हम लोग गलत नहीं पाए हैं ना, अनुभव के आधार पे हम गलत नहीं पाए। वी हैव फाउंड इन आवर लाइफ, तो नन ऑफ दिस, तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबली पूछा जाता है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू अ मैन, सिविलाइजेशन किसको पॉइंट आउट करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द पाथ ऑफ सक्सेस, द पाथ ऑफ फेलियर, द पाथ ऑफ ड्यूटी और द पाथ ऑफ डिसिप्लिन। तो सिविलाइजेशन बेसिकली क्या इंश्योर करता है आप लोगों को, सिर्फ पहले हिंदी समझते हैं। पाथ ऑफ सक्सेस मतलब क्या, सफलता का पथ सक्सेस करता है सिविलाइजेशन। दूसरा होता है पाथ ऑफ फेल्योर, मतलब विफलता का पथ पॉइंट आउट करता है। ड्यूटी कर्तव्य का पथ पॉइंट आउट करता है, डिसिप्लिन का पथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूटी, है ना, कर्तव्य का पथ को पॉइंट आउट करता है। ये सिविलाइजेशन की बात हो रही है ना, कर्तव्य के पथ को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है कोई भी सिविलाइजेशन। पाथ ऑफ ड्यूटी, ये रट लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन बनता है 1 चैप्टर से, बहुत बनता है क्वेश्चन, अच्छे से करोगे तो फिर पूरा एक भी गलत नहीं होना चाहिए बस। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर, तो मॉरलिटी को ऑब्जर्व करना, मॉरलिटी मतलब नैतिकता को देखना, अवलोकन करना, ये किस में मास्टरी अटेंड करने के बराबर है। मतलब मास्टरी अटेंड करने के बराबर किस में आप बहुत ज़्यादा ही मास्टर बन जाते हो, ठीक है। तो क्या चीज़ में, अगर हम लोग मॉरलिटी में रहेंगे, नैतिकता में रहेंगे, नैतिकताओं के अंदर रहेंगे, तो हम किस पे मास्टरी अटेंड कर सकते हैं, हम अपने माइंड पे मास्टरी अटेंड कर सकते हैं, अपने पैशन पे मास्टरी अटेंड कर सकते हैं, अपने माइंड को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। हैंड और फीट को तो क्यों, ऐसा तो कुछ नहीं है, आवर माइंड एंड आवर इमोशंस, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अपने माइंड और अपने पैशन को क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गुजराती इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है ये। तो गुजराती, जो कि गांधी जी समझते हैं कि वो गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था उनका, तो गांधी जी गुजरात में क्या, तो वो मेंशन करते हैं द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के अंदर में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो ऐशे है उसके अंदर मेंशन करते हैं वो, कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि आपको कब बोलेगा कि आप बहुत ज़्यादा सभ्य हो।
तो बैड कंडक्ट से बोलेगा, गुड कंडक्ट से बोलेगा, एक्सेलेंट कंडक्ट से बोलेगा या सुपर कंडक्ट से बोलेगा। तो अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार अगर आपका कंडक्ट अच्छा, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप गुजराती में आप सभ्य कहलाएंगे। ठीक है, गांधी जी का कहना है। वैसे सभी लैंग्वेज में आप सभ्य कहलाएंगे अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। वी नोटिस डेट, हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड इज अ डैश। तो बहुत ही अच्छा कोट है ये महात्मा गांधी का, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मतलब हमारा मस्तिष्क जो है एक बेचैन चिड़िया के समान होता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि एंग्री बर्ड तो नहीं होगा, ब्यूटीफुल बर्ड नहीं होगा, क्यूट बर्ड भी नहीं होगा, रेस्टलेस बर्ड होगा। तो रेस्टलेस बर्ड ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है इस पर, मतलब इस चैप्टर में हम खास करके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सेट किए हुए हैं। विच स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, कौन चीज़ है जो कि हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। अनसेटिस्फाइड मतलब उसको कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ दे दो सारा चीज़, लेकिन कभी भी वो ऐसा उसको लगता ही नहीं है कि ये संतुष्ट भी हुआ है। ठीक है, तो हमारा माइंड जो है ये हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, एनी टाइम ये सोचता रहता है कुछ से कुछ। अगर आपके पास अभी साइकिल है तो सोचोगे कार, साइकिल है तो सोचोगे अच्छी साइकिल आ जाए, बाइक है तो अच्छी बाइक आ जाए, बाइक खत्म होने के बाद बाइक से मन बढ़ जाएगा तो कार आ जाए, कार के बाद फिर और अच्छी महंगी कार आ जाए। तो ये सोचता रहता है कुछ से कुछ, यानी आपके पास जो है उसको छोड़ करके जो नहीं है उसके बारे में आपके माइंड को, आपका माइंड बहुत ज़्यादा ही तलाशता रहता है। ठीक है, तो इसलिए बोला कि अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट। कौन हमेशा असंतुष्ट रहता है? तो हमारा माइंड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, वही चीज बोला गया है क्या कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है जो हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। क्योंकि क्वेश्चन दो तीन बार कर दिया गया ना, नेक्स्ट चैप्टर से नहीं होगा, थोड़ा कम होगा बट एक क्वेश्चन 3-4 बार नहीं होगा। हैप्पीनेस वाज लार्जली, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हैप्पीनेस क्या है? तो हैप्पीनेस बेसिकली एक मेंटल कंडीशन है, मतलब खुश रहने के लिए आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आपकी खुशी किसी पर निर्भर है तो फिर वो बेवकूफ़ी है वो। तो आपकी खुशी किसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मानसिक स्थिति है। ठीक, अगर आप खुद को ऐसे ट्रेंड किए हो कि अगर आज मेरे को मोबाइल मिलेगा तो हम खुश है, मोबाइल नहीं मिलेगा तो हम दुख है, तो बेवकूफ़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब तब आपका एक हैबिट बन जाएगा, नेचर बन जाएगा कि आपको कुछ मिले तो आप खुश रहिएगा, अगर नहीं मिले तो फिर खुश रहने के लिए कुछ चाहिए ही क्यों। ठीक है, आप माइंड को समझा दो एनी टाइम खुश रहो, खुश रहने से वैसे भी उम्र बढ़ता है, तो हमेशा खुश रहा कीजिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार हैप्पीनेस इज ए लार्जली, वही सेम कंडीशन है, बार बार रिपीट हो गया ऑब्जेक्टिव, तो मेंटल कंडीशन है। गांधी जी के अनुसार हैप्पीनेस जो होता है क्या होता है? मेंटल कंडीशन होता है, मानसिक स्थिति होती है। हु सेट अ लिमिट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मतलब हम भोग विलास है ना, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? भोग विलास। भोग विलास मतलब क्या कि इतना ही हमको लेना है या फिर इतना ही हम इतने में ही हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा हमको और ज़्यादा पाने की कोई चाहत नहीं है। तो ये कौन सेट किए थे? ठीक है, तो जैसे गाँव सब के लोग को देखो बड़ा खुश रहता है, वो सब बड़ा मस्ती में रहता है क्योंकि उसके पास जितना है उसमें वो खुश है। ठीक है, अब शहर के लोगों को देखो, हाँ बाप हो बाप करते करते भर दिन, आज ये नहीं तो वो है, वो नहीं तो वो है, मतलब दुख सुख। अगर आज मेरे पास बाइक है तो उसके पास कार है, तो अब मेरे पास कार क्यों नहीं है? तो बाइक जो है उसका खुशी छोड़ के हम कार का दुख मनाते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आवर एंसेस्टर को जो फोर फादर थे वो हम लोगों के लिमिट को क्या किया था? हमारे भोग विलास को सेट किए हुए थे, लेकिन ये बैरियर को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन किए थे सेट? तो एंसेस्टर्स किए थे। 41 है, आवर फोर फादर सेट अ लिमिट टू आवर, वो हो वही सेम चीज है क्या कि हमारे फोर फादर जो है हमारे भोग विलास की सीमा तय किए थे। क्यों किए थे सीमा तय? दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज नॉट लार्जली मेंटल कंडीशन, वो देख लिए थे क्या कि हैप्पीनेस जो है, जो खुशी है, वो मानसिक स्थिति नहीं है। ये देखो तो चलो तो रुको 2 मिनट। दूसरा बोला है दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल, वो देख लिए थे कि अगर हम लोग हैप्पीनेस को किसी वस्तु या फिर भोग विलास से कंपेयर करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हैप्पीनेस क्या है? मानसिक स्थिति है। अगर आप मानसिक रूप से ठीक है, स्वस्थ हैं, तो आप खुश हैं। मानसिक रूप से आपके पास बहुत सारा पैसा सब चीज आ जाए बट आप दुखी हैं तो बस दुखी हैं। ठीक है, तो मतलब मानसिक रूप से तो बेसिकली है। तो दे सॉ दैट वी आर एंजॉयिंग मोर एंड मोर, वो सोचते थे क्या कि नहीं अगर हम लिमिट सेट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। दे वांटेड टू डू सो, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे इसलिए वो ऐसा किए। तो नहीं, इसका सही आंसर क्या है? उनको पता था कि हैप्पीनेस क्या है? मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। हैप्पीनेस को कभी भी वस्तु से या किसी और चीज़ से रिलेट नहीं करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी
कोई भी एक व्यक्ति ज़रूरी नहीं है क्या कि वो हैप्पी रहे, अगर वह हैप्पी है तो इसका यह मतलब नहीं है क्या कि वह आदमी क्या होगा, रिच होगा, पुअर होगा, डॉक्टर होगा। ओह! आंसर मिल गया आंसर नीचे आएगा इधर। तो मतलब ऐसा बोला गया क्या है कि हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि कोई आदमी है ना बहुत ज़्यादा अमीर है तो बहुत खुश होगा, सब चीज़ होगा। कभी बेचारे से जाके पूछो, ठीक है, बहुत दुःख होता है, उसकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो ज़रूरी नहीं क्या कि हर एक रिच आदमी खुश ही रहे, ठीक है। उसी टाइप से क्या लगता है कि हर एक पुअर आदमी क्या हमेशा दुखी में रहता है? नहीं, ज़रूरी नहीं क्या कि हर एक पुअर आदमी क्या रहे, अनहैप्पी रहे। तो हर एक पुअर आदमी ज़रूरी नहीं कि वो अनहैप्पी रहे, वो भी खुश रह सकता है पुअर, क्योंकि खुशी मानसिक स्थिति है। आवर एंसेस्टर्स डिसीव्ड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज जो थे हमें क्या चीज़ से मना करते थे? पॉलिटिक्स से, बेटा पॉलिटिक्स में मत जाओ, मॉरलिटी नैतिकता से मना करते थे, स्पिरिचुअलिटी लग्जरीज और प्लेजर, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म से मना करते थे, या फिर शान शौकत, या फिर जो लग्जरी होता है, अगर हमको ये मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। आज कूलर है फिर अगले दिन एसी आएगा, फिर रिमोट वाला एसी आएगा, ऐसा मतलब इस बात से हम लोगों के जो एंसेस्टर्स थे जो वो बहुत ज़्यादा मना करते थे, ठीक है, हमारे पूर्वज सब। अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में दादाजी परदादा जी होंगे तो वो सब का जो थिंकिंग या थॉट प्रोसेस होगा उनको आप देख सकते हैं। कुछ एक बातें गलत थी लेकिन अभी के हिसाब से वो सब बहुत बेस्ट थे, ठीक है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ, हमारे जो सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशन में क्या चीज़ नहीं है, हमारे सिविलाइजेशन में क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब किस टाइप का चीज़ नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, किस टाइप की प्रतियोगिता नहीं है? लाइफ कॉरोडिंग, डेथ कॉरोडिंग, बर्थ कॉरोडिंग और लग्जरीज और प्लेजर। तो हमारे जो सिस्टम में, हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन में है, हमारे यहाँ पे लाइफ कॉरोडिंग यानी कि ऐसी कोई भी प्रतियोगिता नहीं है, ऐसी कोई भी प्रतियोगिता नहीं है कि जिसमें आप भाग लें और उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दें, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज हैं ऐसा सिस्टम बना के नहीं गए। हम लोग ऐसे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या फिर ऐसे कॉम्पिटिशन का हिस्सा हैं जिसमें कि हम सभी चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं, हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं, हम सभी चीज़ों को समझ पाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करते हैं, क्या कि आधा से ज़्यादा लाइफ हम बर्बाद कर दिए, तो ऐसा नहीं करते हम लोग कभी भी, ठीक है। फिर आंसर ये हो जाएगा इसका 46 नंबर में है यहाँ पे, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे जो पूर्वज हैं वो मशीनरी मतलब मशीन वाला सामान सब नहीं खरीदे, मतलब क्यों नहीं इन्वेंट किए? दे वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि वो हम लोगों को आलसी बना देते, वो हम लोगों को स्मार्ट बना देते। दे वुड मेड अस इग्नोरेंट, वो हम लोग को घमंडी बना देते। दे वुड हैव मेड अस प्राउड, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील करवाते हैं, इसलिए नहीं खोजे। तो मतलब वो हमारे फोर फादर जो है इन्वेंट इसलिए नहीं किए, उन लोगों का कहना था कि अगर हम लोग ये चीज़ इन्वेंट करेंगे तो आलसी बन जाओगे। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि यदि किन्हीं के यहाँ नॉर्मली दादाजी या परदादा जी होंगे, तो अगर वो घर में अगर कपड़ा साफ करने के लिए, है ना, अगर आप कपड़ा साफ करते हो, सब चीज़ करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दादाजी बोलते हैं क्या कि हाँ करो, अच्छी वाली बात है, हैंड से ही करो, क्योंकि रीज़न क्या है, हैंड से करोगे कसरत हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे पूरी तरह से। लेकिन अब गए और वॉशिंग मशीन खरीद के लेते आए, वॉशिंग मशीन खरीद के बाद वो भी वाईफाई वाला वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक, जिसमें सेंसर लगाओ, घर में बैठे बैठे सिर्फ जाओ कपड़ा डाल दो, आप फिर रूम में जाके बेड पे बैठ के मोबाइल से कनेक्ट करके कपड़ा को घुमा रहे हो, फिर तो कुछ देर बाद निकाल दे। मतलब वो आपको क्या बना रहा है, आलसी बना रहा है ना, वो चीज़ आपको आलसी बनाता है। तो हमारे जो फोरफादर हैं वो कोई भी चीज़ मशीन सब इसलिए इन्वेंट नहीं किया क्योंकि उन लोगों को पता था अगर ये सबको मिलेगा तो ये सब क्या बन जाएगा, आलसी बन जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा लगता है फ्यूचर से जान के रखे हुए थे हमारे फोरफादर सब। चलिए ठीक है ठीक है। आवर रियल हैप्पीनेस एंड डेथ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर, हमारी जो असली खुशी है या जो हेल्थ है, सॉरी डेथ बोल दी, हेल्थ है, हमारी स्वास्थ्य और जो हैप्पीनेस है ये किस में यूज़ है, मतलब क्या चीज़ का यूज़ करने पे हम लोगों को खुशी मिलती है और हेल्थ मिलती है। तो क्या चीज़ का, आइज़ और नोज़ का यूज़ करने पे, आइज़ और नोज़ का यूज़ करोगे, हाँ हैंड्स एंड माउथ का यूज़ करोगे, हैंड्स एंड माइंड का यूज़ करोगे, हैंड्स एंड फीट का। तो अगर हम लोग अपने पैर और हाथ का यूज़ करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो हमारा जो हेल्थ है वो भी ठीक रहता है। और अगर अगर हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, कि हेल्थ चला गया तो फिर सब चीज़ गया, कुछ के भी लायक नहीं रहते हो आप, ठीक है। तो अगर हेल्थ है तो आप खुश भी रहोगे। अगर आपके पास कितना भी पैसा रहे बट अगर शरीर का कोई पार्ट्स दर्द दे रहा है फिर या प्रॉब्लम में है तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, ठीक है।
चलिए फिर आगे, आवर एंसेस्टर्स वेर सेटिस्फाइड विथ, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो किससे बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट थे? स्मॉल हाउस से, स्मॉल कार्ट से, स्मॉल विलेज से, बिग टाउन से। तो हमारे जो पूर्वज थे छोटे छोटे घरों में रहते थे, छोटे छोटे गाँव में रहते थे, तो छोटे छोटे गाँव से बहुत ज़्यादा खुश थे। इसीलिए महात्मा गांधी बोलते थे कि भारत की आत्मा जो है वो कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। ठीक है। 49, द पीपल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ, पीपल जो थे पुराने ज़माने में, एंशियंट डे मतलब हो गया पुराने ज़माने में जो लोग सब रहते थे, वो किससे खुश थे? है ना, किस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट थे? टाउन में संतुष्ट थे, सिटीज़ में संतुष्ट थे, मेगा सिटीज़ में थे, या नन ऑफ दिस? तो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि ना तो वो टाउन में खुश थे, ना ही सिटीज़ में थे, ना ही मेगा सिटीज़ में थे, बल्कि कहाँ थे? विलेज में थे। विलेज में बड़ा इंजॉय कर रहे थे वो सब। चलिए, डैश वेर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। देखो एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से लिख दिया। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे? विलेज में बहुत ज़्यादा खुश थे, पूर्वज से, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट किंग एंड देयर स्वॉर्ड्स आर इन्फीरियर टू, हमारे पूर्वज जो है वो देखे थे कि किंग एंड देयर स्वॉर्ड्स, राजा और उसकी तलवार छोटी पड़ जाती है किसके सामने? है ना, किसके सामने? द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ ट्रेकरी। तो हमारे जो राजा हैं या फिर जो उसकी तलवार है वो छोटे पड़ जाते हैं, इन्फीरियर हो जाते हैं, नीच समझे जाते हैं किसके सामने? द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स मतलब होता है नीतिकार। ठीक है, नीतिकार की कलम, नीतिकार का स्वॉर्ड्स क्या होगा? कलम होगा, है ना। विद्वान के कलम के सामने ये सभी किंग, ये तलवार, ये सब छोटा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड, मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनरी रूल क्या था? ऑर्डिनरी रूल क्या था बेसिकली कि मतलब गांव घर में जब कभी झगड़ा या फिर कुछ भी होता था तो ऑर्डिनरी रूल क्या आता है, क्या कि हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, घर में बैठ के ही आराम से डिसीजन हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा होता है कैसा किसी हो जाता है। द कॉमन पीपल लिव्ड, तो कॉमन पीपल पहले ज़माने में जो लोग सब रहते थे वो कैसा रहते थे? इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंटली, हैप्पीली, सैडली। तो वो इंडिपेंडेंटली रहते थे, आत्मनिर्भर रहते थे, किसी पर निर्भर नहीं रहते थे, वो मतलब खुद पर निर्भर रहते थे। चलिए फिर आगे 54 में है, विच ऑक्यूपेशन डिड द कॉमन पीपल फॉलोड, पुराने ज़माने में कौन सा व्यवसाय था जो कि बहुत ज़्यादा ही लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था? तो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर मतलब खेती। फिर आगे है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय द ट्रू, हमारे पूर्वज जो है वो किस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए? किस चीज़ को एंजॉय किए? होम रूल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। होम रूल समझ रहे हो ना, घर में जो रूल, शासन, वो सब होता है उसको। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, फिर से रिपीट हो गया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट कोई दिक्कत नहीं, पूरा कर लेंगे। कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो उसकी क्या प्रवृत्ति रहती है, किस चीज़ को उठाता है वो? नेचुरल बीइंग को, ह्यूमन बीइंग को, सोशल बीइंग को, मोरल बीइंग को। तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है? मोरल बीइंग। मोरल बीइंग मतलब क्या? नैतिकता वाली बातों को बहुत ज़्यादा क्या करता है? उठाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? प्रवृत्ति क्या है? मॉरलिटी को उठाता है, इमोरलिटी को उठाता है, ह्यूमैनिटी को, या फिर नॉन ऑफ दिस? तो ये इमोरलिटी, अनैतिकता को उठाता है, जो नैतिकता से बड़ी हुई नहीं है उस बातों को बताता है वो। द फार्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ, एक किसान जो है वो किस पर विश्वास रखता है बहुत ज़्यादा ही? सन, फादर, गॉड, या फिर एंसेस्टर्स पे। तो एक किसान जो है वो गॉड पे विश्वास रखता है। खेती हुआ तो इंद्रदेव का पूजा पाठ होना स्टार्ट हो जाता था। इंडियन सिविलाइजेशन इज अ गॉडलेस, इंडियन सिविलाइजेशन गॉडलेस सिविलाइजेशन है, बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन मैटर, नन ऑफ दिस। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो है इसमें भगवान नहीं है क्या? कि यहाँ पे भगवान पे विश्वास किया जाता है, बेस्ड ऑन मैटर, मैटर पे विश्वास किया मतलब वस्तु पे विश्वास किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? ये भगवान पर विश्वास करने वाला सिविलाइजेशन है। तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इट behoves every lover of India to cling the all civilization even as a child clings to the, अब यहाँ पे बोला जाता है क्या कि ऐसा होना चाहिए क्या कि एवरी लवर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति जो सच में इंडिया को प्यार करता है वह हमारे पुराने सिविलाइजेशन से, हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता से इस प्रकार चिपके रहना चाहिए कि जिस प्रकार एक बच्चा किससे चिपकता है? तो अपने माँ के सीने से चिपकता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ के सीने से चिपकता है उसी प्रकार एक अच्छे इंडियन को, एक अच्छे इंडियन लवर को ऑल सिविलाइजेशन के साथ चिपकना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा।
महात्मा गांधी इज नॉट डैश ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी जो है वो मतलब वेस्ट से क्या नहीं करते थे, तो वो हैटर नहीं थे, वो हैट नहीं करते थे, बस एक ही बात बोलते थे, उनकी सभ्यताएं उन लोगों की जगह बहुत अच्छी है, हमारी सभ्यताएं हमारे लिए बहुत अच्छी है, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जो सराउंडिंग है, वहाँ के लिए वहाँ की सभ्यता बहुत बेस्ट है। बट आप अपनी वातावरण में वहाँ की सभ्यताओं को लाओगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा आगे चल के। तो हमारा हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की सभ्यता हमारे लिए बहुत अच्छी होंगी, और वो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छी है। हाँ, जानना ज़रूरी है, बट उन सभी सभ्यताओं में अपने आप को रंग जाना, अपने आप को ढाल लेना, ये बेवकूफ़ी है। तो वो हेटर नहीं थे, हेट नहीं करते थे वो, है ना? वो हेटर नहीं थे, वो हेट नहीं करते थे। वेस्ट यानी जो पश्चिमी सभ्यता है उसको हेट नहीं करते थे वो, बल्कि समझाते थे कि वो उन लोगों के लिए है, हमारे लिए है। मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा करता है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आप देख लो कहीं पे भी नीति की पूजा नहीं करता है, ब्रदरहुड भाईचारा की पूजा नहीं करता है, बराबर की समानता की पूजा नहीं करता है, तो वो एक ही चीज़ की पूजा करता है भैया, मटेरियल की, भौतिकवाद की। अगर आपके पास सामान है, आपके पास वस्तुएं हैं, आपके पास कार, ट्रक, जीप आदि है, तो आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप बहुत बुरे हो। फिर है डैश प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। तो कौन सा सिविलाइजेशन मतलब क्या बोलते हैं इसमें, 4 नाम में कौन बोले कि मटेरियलिज्म से बेस्ट कौन है? स्पिरिचुअलिज्म। मतलब भौतिकवाद में विश्वास मत कीजिए, ठीक है, आप अध्यात्म में विश्वास कीजिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ऐसा बात बोले। इन अस, हम लोगों में, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, इन अस मतलब हम लोग कौन? इंडियन। तो इंडियन सिविलाइजेशन में हम मतलब इन अस मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम लोगों में इन मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ द, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी वर्शिप करता है? हमारे अंदर में मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी वर्शिप करता है? तो हमारे अंदर में मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी वर्शिप करता है? क्रूरता का वर्शिप करता है ना? क्रूरता का वर्शिप करता है। याद रखना, अब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे ऑल एन एवरेज यहाँ पे बोला गया कि ऑल ओवर सब जितने भी इंडियंस हैं, इंडियंस जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो फॉलो कर रहे हैं, किनको ये फॉलो करता है? तो ये क्रूरता को फॉलो करता है। गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं हम लोग, मतलब नॉर्मली मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें। हाँ, फिर अगर हम यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन का बात करते हैं तो फिर मतलब तब गॉड हो जाता है। ठीक, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज रिफाइंड मल्टीसिटी ऑफ। तो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, सबसे अभिन्न चरित्र या फिर जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण, मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो सबसे अलग, सबसे डिफरेंट गुण क्या है? ये क्या करता है? इज अ डिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ, मतलब क्या कि लगातार गुणात्मक क्या चीज़ की गुणात्मक चाहत होती है? क्या चीज़ की गुणात्मक चाहत होती है? तो क्या चीज़ की गुणात्मक चाहत होती है? पीपल्स वांट, नेचर वांट्स, ह्यूमन वांट्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप दिमाग लगाओ और बताओ, पीपल्स वांट्स मतलब होता है क्या कि लोगों की चाहत, है ना? या फिर नेचर वांट्स मतलब होता है क्या कि प्रकृति की चाहत, ह्यूमन वांट्स मतलब होता है कि मानव की चाहत, और नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ह्यूमन वांट्स, मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन को ही पूरा बोला गया है, ह्यूमन वांट्स। मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास, स्टार्टिंग में हम बात किए थे ना, अगर आपके पास एक साइकिल है तो अब आपके पास साइकिल आ गया तो आप खुश हो गए, बहुत अच्छा। फिर कुछ टाइम बाद आप बोलोगे मोटरसाइकिल, तो आपका जो चाहत है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मोटरसाइकिल आप लिए, ग्लैमर का मोटरसाइकिल, फिर उसके बाद फिर सोचोगे नहीं ये मोटरसाइकिल ख़राब है, पल्सर का लेते हैं। फिर पल्सर का खरीदने के बाद फिर बोलोगे कि नहीं अब ये तो भी चलने लायक नहीं है, कार ले लेते हैं, कार में ले ली ऑल्टो। फिर बोलोगे कि नहीं अब टाटा नेक्सॉन लेंगे, फिर बोलोगे कि नहीं टाटा नेक्सॉन अब चलने वाला नहीं है, तो फिर इधर। तो अपनी वांट्स को लगातार मल्टीप्लाई करते ही रहना, तो ये ह्यूमन वांट्स को दिखाता है। ठीक है, सबसे अभिन्न कैरेक्टर है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का, और सभी जानते भी हो और सबके साथ होता भी होगा ये चीज़। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे परमानेंट गुड फॉर, अभी हम लोग कहाँ पे, किस खतरे में है? बार्टरिंग मतलब होता है क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जैसे कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में आप आटा दो, हम उसके बदले बर्फ देंगे तुमको खाने के लिए, है ना? आता था, अभी भी आता है आसपास में। ठीक है, तो ये परमानेंट गुड मतलब जो कि पहले से जो अच्छाई बातें हैं उसको पूरी तरह से क्या कर रही है? ठीक है, मतलब परमानेंट गुड मतलब हो गया क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कि ऐसे समझो, आपको कुछ क्षण के लिए मान के चलते हैं आपके पास परमानेंट गुड मतलब हो गया कि आपके पास मानसिक स्थिति से आप बहुत ज़्यादा ही खुश हो,
ठीक है। अब बहुत अच्छी वाली बात, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अब दूसरा बंदा जो है वो इस बात पर टिका हुआ है क्या कि अगर हमको साइकिल मिलेगा तो हम खुश होंगे। ठीक है, तो अब उसकी खुशी किस पर डिपेंडेंट है? साइकिल के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि यदि आप हमको साइकिल दोगे तो हम तुमको खुश होके दिखाएँगे। ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना? पहले जैसे चलता था बार्टरिंग वाला कि हम अगर हमको खुश करना है तो फिर हमको साइकिल दो। फिर कुछ टाइम बाद साइकिल से मन ऊब गया, फिर हम फिर दुखी हो गए। अब हमको फिर खुश करना है। फिर हम जब तक वस्तु देते रहेंगे तब तक वो विनिमय प्रणाली चलता ही रहेगा। आप खुश होते रहोगे, वस्तु खत्म तो वो भी खुशी भी खत्म। तो ये चीज़ क्या चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है ना? परमानेंट गुड, परमानेंट प्लेज़र के लिए डेंजर है, परमानेंट सैडनेस के लिए, लव के लिए, मोमेंटरी प्लेज़र के लिए। तो ये बोला गया कि बार्टरिंग अवे, वी आर इन द डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर हम लोग कोई भी चीज़ जो अच्छाई वाले बातें होते हैं ना, परमानेंट गुड को या फिर जो अस्थाई खुशी है, उसको हम लोग क्षणिक खुशी के लिए आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग? आपस में हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी अगर आप क्या करो, साइकिल दो, कुछ क्षण के लिए हम हैप्पी रहेंगे, फिर साइकिल ले लो मेरे से, फिर हम दुखी हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बार्टरिंग ही तो चल रहा है, बार्टरिंग ही तो चल रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। ठीक? चलिए फिर आगे है द वेस्ट हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन। तो वेस्ट मतलब हो गया कि जो पश्चिमी सभ्यता है, वह बहुत सारी अलग-अलग डिस्कवरी मतलब खोज की, बहुत आश्चर्यजनक सब खोज की। तो किसके बारे में खोज की? तो थिंग्स मटेरियल, थिंग्स हैप्पीनेस, थिंग्स सैडनेस, नन ऑफ दिस। तो वो मटेरियलिस्टिक बातें बहुत ज़्यादा खोज की, वो सब उन लोगों ने बहुत सारी मटेरियलिस्टिक बातें खोज की। फिर आगे है हिंदुइज़्म हैज़ मेड स्टिल मोर। अब लेकिन उससे भी ज़्यादा हिंदुइज़्म जो है वो बड़ी-बड़ी डिस्कवरी की। बहुत सारे अभी भी खोज करता ही जा रहा है। तो डिस्कवरी के आगे ये फिल इन द ब्लैंक्स का है तो मार्वेलस, चमत्कारी डिस्कवरी किया है हिंदुइज़्म। ठीक है? तो मार्वेलस मतलब चमत्कारी। हिंदुइज़्म हैज़ डिस्कवर्ड इन थिंग्स ऑफ। हिंदुइज़्म जो है किस चीज़ में डिस्कवर किया है ना? ये वस्तु को नहीं खोजा है, ये किस चीज़ को खोजा है? तो ये खोजा है किसको? रिलिजन को, स्पिरिट को, सोल। रिलिजन, धर्म, स्पिरिट क्या बोलते हैं उसको? स्पिरिट मतलब वो क्या बोलते हैं? एक प्रकार की इच्छा और सोल मतलब हो गया आत्मा। ठीक है? तो हिंदुइज़्म अभी इसको डिस्कवर किया है। ठीक है? बोर हो गए तुम लोग? बस भाई और 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद फिर पूरा कंप्लीट करके ही जाना। व्हिच साइंस है दैट वी आर डेज़ल्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस? कौन सी साइंस है जो कि मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से, अगर मटेरियल प्रोग्रेस हुआ तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने लगता है। तो कि मतलब अगर आप वस्तु खोज दिए तो पूरा दुनिया में आप नाम रोशन कमा लिए, लेकिन अगर आप रिलीजन, स्पिरिट या सोल के बारे में खोजे तो फिर वो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहता है। तो कौन सा साइंस है ऐसा? तो वेस्टर्न साइंस ही ऐसा है कि वस्तु खोजने पे आपको पूरा चमत्कार मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरी दुनिया में नाम-काम मिलता है, लेकिन जो आंतरिक खुशी देती है अगर वो सिर्फ़ चीज़ हम लोग खोजते हैं, जैसे बहुत सारे ग्रंथ खोजे हम लोग, बहुत सारे वेद खोजे हम लोग और उन वेदों में जो है वस्तु खोजने से कहीं ज़्यादा इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि अगर उनको आप पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। लेकिन ये साइंस जो है मटेरियल प्रोग्रेस को खोज करके हम लोग को बोलता है क्या है कि हम लोग डेवलप्ड हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित हैं। अगर आप पुराने एंसेस्टर से कंपेयर करेंगे तो उल्टा हम लोग और गर्त में जा रहे हैं, ठीक है? पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, ठीक है? लोग पहले 100 साल, 90 साल जीता था, अभी 60 साल जी रहा है। तो बिकॉज़ ऑफ पहले प्लैनेट जो है पूरा ऑक्सीजन छोड़ता था और अभी मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से इतने ज़्यादा डिवाइस, इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, इतने ज़्यादा मशीन सब बन गए हैं कि जो पूरे अर्थ को ही बर्बाद करता जा रहा है, ठीक है? तो ये नया साइंस है बट ये साइंस हमारे लिए खतरनाक है। भले ही अभी नहीं है बट लॉन्ग टर्म में हमारे जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज़्म दैट केप्ट इंडियन सिविलाइजेशन अलाइव अब। तो आखिर इसका हाँ, अभी भी हिंदुइज़्म में कुछ तो है जो कि अभी भी इंडिया की सिविलाइजेशन को अभी तक जीवित रखा है। तो कब तक जीवित रखा है? अलाइव अप टिल नाउ, अब तक अभी भी ये क्या है? जीवित है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी बातें हैं। वो पंखा का आविष्कार कैसे हुआ ये नहीं खोजा, वो एसी का आविष्कार कैसे हुआ वो नहीं खोजा हिंदुइज़्म, है ना? बल्कि लोगों को सिखाया कि आपको जीना कैसे है, ठीक है? पृथ्वी पे रह के।
इसलिए आप हिंदुइज्म में अगर बात करोगे तो यहाँ पे हिंदुइज्म मतलब ये हिंदू धर्म को नहीं प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, हिंदुइज्म एक विचारधारा है, उसके उसके बारे में बात किया जा रहा है। या फिर सन ले लोगे, मून ले लोगे, तो इन सब को हम लोग पूछते हैं, अर्थ को पूछते हैं, ये सब बातें आपको हिंदुइज्म में मिलेगी। ठीक है, वर्शिप के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सभी जितना भी आप कंसेप्ट उठा के देख लो सारी बातों में, जितने भी अगर आप इस हिंदुइज्म के अनुसार फॉलो करोगे तो आपको एक भी बात ऐसा नहीं मिलेगा जिससे हमारे पर्यावरण को या फिर हमारे आसपास को पूरी तरह से नुकसान पहुंचता है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अगर साइंस को उठा के देख लो तो अगर आपको 100 फायदा अगर साइंस दे रहा है तो उसमें से एक सबसे भयानक बैड इफेक्ट दे रहा है कि आपके पर्यावरण को दूषित कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है कहीं ना कहीं से आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर सही सी हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ डैश, ओहो वही चीज़ हो गया। तो अभी हम लोग देखे थे क्या कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है अभी तक क्या है, अपने आप को जीवित रखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एक है, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये क्या बोलते हैं, ग्रामर वाला सेक्शन हो गया। हैज़ के बाद हमेशा भीतरी लगता है, हैज़ के बाद हमेशा भीतरी लगता है, तो भीतरी कौन है, केप्ट। ग्रामर वाले सेक्शन का क्वेश्चन इधर आ गया। चलिए, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ पाराहोश, गिबॉन, मार्केट और नन ऑफ दिस। तो अभी आप कहीं पा सकते हैं, अच्छा इटली ऑफ गिबॉन, गिबॉन याद रखना क्या है कि अभी आपको कहीं मिलता है इटली के गिबॉन के बारे में, मतलब इटली गिबॉन का जो इटली है, गिबॉन का जो इटली है, इटली में भी बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी, तो लेकिन अभी वो आपको सुनने के लिए नहीं मिलता है, तो बस इसी बारे में बात किया, याद रखना कि इटली का कौन है, गिबॉन है। चलिए फिर आगे 50 मिनट का होगा, हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, परेशान मत होना। गिबॉन इज रिलेटेड टू, अभी जस्ट हम लोग देखिए गिबॉन किससे रिलेटेड है, इटली से रिलेटेड है। फिर आगे है वेयर वाज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, तो एटिक सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ की बहुत ही वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन है ये, तो ये ग्रीस की सिविलाइजेशन है, ग्रीस का एटिक सिविलाइजेशन, याद रखना, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का है, ग्रीस का है। चलो 4 मिनट और सह लो थोड़ा सा। आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टील, तो मैं देखता हूँ कि आज भी जो पुरानी इंडिया है, जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी जो भारत है, अभी वो आज भी जीवित है। ठीक है, तो स्टिल क्या, लिविंग, लिविंग मतलब जीवित है, सजीव है, लिविंग मतलब यहाँ पे सजीव का बात बोला जा रहा है, सजीव का बात बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे है यहाँ पे आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डज नॉट, स्वराज डिपेंडेंट नॉट अपन, हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो स्वराज है वह किस पर निर्भर नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग आवर वांट, सेल्फ इंडल्जेंस, रिस्ट्रिक्टिंग सेल्फ वांट, डिनाइल एनीथिंग इन द वर्ल्ड, तो हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है वह किस पे डिपेंडेंट नहीं है अभी तक, हमारे वांट्स पे, हमारे मल्टीप्लाइंग वांट्स पे डिपेंडेंट नहीं। मल्टीप्लाइंग वांट्स मतलब क्या कि और भी चाहने की चाहत, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीड बोलते हैं, ग्रीड, लालच। लालच अच्छा वाला बात है, बट बहुत ज़्यादा लालच बहुत ज़्यादा खराब है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। पता चलेगा जिस दिन अर्थी पे बैठ के अंतिम समय गिन रहे होंगे ना आप लोग, जिस दिन आंखें बस अब 2 मिनट में आपकी आत्मा जो है शरीर को छोड़कर जाने वाली होगी, उस टाइम में अगर पूरी ज़िंदगी को याद करोगे तो पता चलेगा पूरा ज़िंदगी 60-65 साल का लेके तो आए, बट 60-65 साल में कभी खुलकर जिए ही नहीं। ठीक है, तो बस एक बचपन याद आएगा कि बस उसी टाइम में हम लोग एंजॉय किए, इसलिए एंजॉय करते रहो, जरूरी है। 78 आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, स्वराज डिपेंडेंट अपॉन, हमारा सिविलाइजेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो हमारा सिविलाइजेशन, कल्चर, स्वराज जो है वो डिपेंड करता है रिस्ट्रिक्टिंग वांट, सेल्फ डिनाइल, मतलब क्या हुआ, अपने चाहत पर रोक लगाओ और खुद को कंट्रोल में रखो, और जितना है आपके पास ज़रूरत की चीज़ें उनमें खुश रहो आप। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। व्हाट विल रिमेन रियून फॉर इंडिया इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी, मतलब क्या होगा, ये बोला गया कि व्हाट विल मीन रियून फॉर इंडिया, इसका क्या मतलब हो गया, क्या कि एक दिन भारत बर्बाद हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, कब भारत बर्बाद हो सकता है, रियून मतलब बर्बाद होना, भारत कब बर्बाद हो सकता है, जब हम लोग किसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को, ईस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। तो अब दिमाग लगाए यहाँ पे, अभी इतना पढ़ा है तो इतना तो बोल ही सकते हो, जब हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे एक एक चीज़ को, तो फिर इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर 80 है और 1 मिनट बचा है। इंडिया टू रन आफ्टर द डैश आवर कोट सर्टन डेथ, मतलब ये एक फ्रेज टाइप का है। गोल्डन फ्लीस के बारे में कभी मौका मिलेगा तो अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको गोल्डन फ्लीस के बारे में, एक मिथ होता है ये गोल्डन फ्लीस, ये ग्रीक की कहानी है। तो इंडिया टू रन आफ्टर द
डैश इज टू कोट सर्टन डेज। तो गोल्डन फ्लिस के मतलब हम आपको बताएंगे गोल्डन फ्लिस का स्टोरी, तब आपको ये पूरा सेंटेंस भी समझ में आएगा। जिस दिन हम पढ़ा रहे थे चैप्टर को, उस दिन हम गोल्डन फ्लिस के बारे में पूरा विस्तार से बताए थे, बस इसको भी माइंड में रख लेना, ठीक है। नहीं अभी हम बताएंगे भी तो कुछ पकड़ में ही नहीं आएगा गोल्डन फ्लिस का क्या नहीं है। ऐसे जीके के लिए हम बात कर लेते हैं क्या कि गोल्डन फ्लिस किस कंट्री को बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। लेकिन ये गोल्डन फ्लिस जो है ना, ये ग्रीक माइथोलॉजी में जैसे बचपन में बोलते थे ना, कहानी वहानी सब दादी मनानी सब जो सुनाती थी, उसी टाइप से एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। टाइम की वजह से हम नहीं सुना रहे हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न फिलोसोफर का मोटो क्या था? प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, उनका मोटो था, ठीक है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग होता है, बस यही है यहाँ पे। उसके बाद फिर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किस पर बेस्ड है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन पे बेस्ड है, ठीक है। फिर आगे है गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन। गांधी जी किस पर विश्वास करते थे? सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे विश्वास करते थे। सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ टर्म्स कंसिस्ट इन द। सिविलाइजेशन क्या है? तो सिविलाइजेशन क्या होता है एक्चुअल में? सिविलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है? तो सिविलाइजेशन है डेलिबरेट, जानबूझकर, वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, जानबूझकर अपनी इच्छा से वांट्स पर रिस्ट्रिक्ट करना, अपनी चाहत पे अपने आप को कंट्रोल में रखना, ठीक है। चलिए 86 अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज, मतलब एक निश्चित हद तक शारीरिक सुख और आराम काफ़ी अच्छा चीज़ है ना, काफ़ी अच्छा है, ये गुड है, अच्छा है, ठीक। नेसेसरी भी है, ये सॉरी नेसेसरी है, मतलब हम भूल जाते हैं ना बार बार, यहाँ गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, इनफ भी हो सकता है, नेसेसरी भी हो सकता है। बट ये सेंटेंस आपके बुक का है, बुक का फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका नहीं चलता है, वहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वही आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेसेसरी है, ज़रूरत है वो चीज़ हमारे लिए, ठीक है। 50 मिनट से ज़्यादा हो गया, बस 1-2 मिनट और। डिग्री अबव अ सर्टेन लेवल बिकम्स अ डैश इंस्टेड ऑफ हेल्प। तो यानी लेकिन अगर आप सर्टेन लेवल से जहाँ तक आपको ज़रूरत है उससे अगर ज़्यादा क्रॉस करोगे तो आपको वो मदद करने की बजाय आपका क्या बन जाएगा? आपके रास्ता का रुकावट बन जाएगा। रुकावट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंड्रेंस बोलते हैं, हिंड्रेंस। यहाँ पेन भी हो सकता है, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स में वही भरना होगा आपको। चलिए, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स को आप बढ़ा रहे हो, आप लगातार चाहत बढ़ाते ही जा रहे हो, ठीक। तो ये क्या पैदा करता है आपके अंदर? तो ये पैदा करता है भ्रम को, स्नेह मतलब फंदा को पैदा करता है। ये फंदा, गला का फंदा बन जाएगा एक टाइम बाद, ना खुशी से जी पाओगे ना खुशी से मर पाओगे। 2 ठो और है। चलिए फिर आगे है गांधी जी होल्ड वॉज अपन। गांधी जी किसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही निर्भर थे, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, गांधी जी किसके ऊपर में बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो अपना किसके ऊपर में थे? इंटेलेक्चुअल, अपनी बुद्धि के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक। अ मैन मस्ट अरेंज हिज। एक आदमी को क्या अरेंज करना चाहिए, तो है ना, ये सबसे लास्ट पैराग्राफ का पॉइंट है ये, है ना। गांधी जी को क्या अरेंज करना चाहिए? तो फिजिकल मतलब हो गया अपना शारीरिक, शरीर में कोई कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो। और दूसरा कल्चरल सर्कमस्टांसेस, मतलब क्या हो गया कि सांस्कृतिक परिवेश जो है, रीति रिवाज वाला जो परिवेश है वो हमेशा उसको अरेंज करके रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये वीडियो यहीं तक था। पैसेंस के साथ देखना, वीडियो लंबा है बट कोई दिक्कत नहीं, पैसेंस के साथ देखना, देख लेना, नोट क्या करना है देख लेना, माइंड में रहेगा ही, ठीक है। बाय।